मैं कल से शादी नहीं करूँगी। जब उस लड़की ने कहा तो मेरा ईगो हर्ट हुआ। मैं कौन सा उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा था। मैंने तो रिश्ता उसकी बड़ी बहन के लिए भेजा था। मुझे तो वो बेढंगी लड़की एक आँख नहीं भाती थी। और भाती भी कैसे, किस कदर बदसलीका थी वो। एक चाय बनाना तक तो उसे आता नहीं था। मैं हूँ जुनैद और ये है मेरी छोटी सी लव स्टोरी। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़े। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हुस्न कंवल का एक बेहतरीन नावल मेरी खर्चन। तो चलें बगैर किसी देरी के नावल शुरू करते हैं। राइटर हुस्न कंवल, नावल मेरी खर्चन, एपिसोड 5। मीठी ईद के दूसरे दिन हम सारे कज़िन्स मिलकर बड़े अबू के घर मूवी नाइट मनाते हैं। मूवी नाइट हमेशा से मेरे और दानिश के लिए बोरिंग नाइट होती है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों को पसंद मार धाड़ वाली फिल्में हैं, जबकि बाकी सब लवी डवी वाली चोरी फिल्में पसंद करते हैं, जिन्हें देखकर ही मुझे बोरियत होने लगती है। आज भी हर साल की तरह बड़े अबू के घर पर मूवी नाइट मनाई जा रही थी। मैं और दानिश हर बार की तरह सबसे फिल्म के सिलेक्शन के वक्त लड़ते रहे, मगर फिर वोटिंग में हारने के सबब हमें चुपचाप होकर हर बार की तरह लटका हुआ मुंह लेकर साइड पर बैठना पड़ा। मेरे बराबर में थोड़ी देर बाद जुनैद भाई आकर बैठे। क्या? उनके बैठते ही मैंने उन्हें गुरी से नवाजना शुरू कर दिया, जिस पर वो उलझ कर इस्तफसार करने लगे। ईदी नहीं दिया आपने अभी तक मुझे? मैंने खफगी से कहा। कौन सी ईदी? वो अंजाम बनने की अदाकारी करने लगे। ईद की ईदी, मैं खासा जताते हुए बोली। ईद रोज़ेदारों की होती है, तुम जैसों की नहीं। वो मुंह बिगाड़ते हुए गोया हुए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे हैं, चाहे तो आप आमना आपी या इमाद भाई से पूछ लें। अभी वो मेरी बात का जवाब दे दे। उससे कबल अरे तुम दोनों बाहर जाकर बहस करो, सारा फिल्म का मज़ा ख़राब कर रहे हो, मलिक भाई ने हम दोनों को टोकते हुए कहा, जिस पर मैं बड़बड़ाते हुए फिल्म की तरफ मुतवज्जा हुई। हर बार मुझे ईदी देने में जान निकलती है खड़ूस अंकल की, और बाकी सबके लिए फ़िराक दिल बने रहते हैं। फिल्म देखते देखते मैं नींद के झोंके लेने लगी। लवी डवी सीन देख देख कर मुझे बोरियत के सबब वाकई बड़ी मीठी मीठी सी नींद आने लगी, जबकि बाकी कमरे का माहौल रूमानी होता जा रहा था, खास तौर पर बिन ब्याह जोड़ों के लिए। 2-3 नींद के झोंके लेने के बाद मैंने सोचा क्यों न दानिश के कंधे से सर टिकाकर थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, तब तक ये बोरिंग मूवी भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये सोचकर मैं दानिश के कंधे की जानिब सर झुका रही थी कि अचानक मुझे अपने रुखसार के करीब के नीचे किसी का नरम हाथ महसूस हुआ। मैंने अपनी नींद से भरी आंखें मुश्किल खोलकर देखा। वो जुनैद भाई का हाथ था जो मेरे रुखसार और दानिश के कंधे के दरमियान हायल हुआ था। अगर सोना है तो मेरे कंधे पर सर रखो, उन्होंने निहायत नरमी से हुक्म सादर किया। मुझे बहुत हैरत हुई मगर अच्छा भी लगा। मैं जानती थी वो मेरे मंगेतर हैं, लेकिन उनकी सख्त मजाजियत की सबब मैं उनके करीब जाने से डरती थी। मुझे सैर शापी की बातों ने यकीन दिला दिया था कि जुनैद भाई मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, इसलिए उनका अचानक अपने कंधे पर सर रखने का हुक्म मुझे शदीद हैरत में डाल गया था। मेरे जहन में सबसे पहले वहाँ मौजूद सैर शापी का ख्याल आया, जो अपने शौहर के साथ बैठी हुई थी। बस उनका ख्याल आना था कि मेरी सारी नींद उड़ गई और मैं वापस सीधी होकर बैठ गई। मुझे बहुत देर तक जुनैद भाई की गुस्सैली निगाहों अपने चेहरे पर महसूस होती रही, मगर मैंने मुकम्मल इग्नोर किया। पता नहीं क्यों सैरिश आपी का खौफ मेरे दिल से जाता था, खास तौर पर उनके अल्फाज के मैं एक चुड़ैल हूँ जो उनके साथ उनकी सारी खुशियाँ खा गई। थोड़ी देर बाद जुनैद भाई उठकर बाहर चले गए। सब ने आवाज़ें भी थी, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। शायद वो गुस्सा हो गए थे मुझ पर मैंने सोचा वो तो ऐसे ही हैं सता के मुँह चढ़े खुशीले शहजादे, जो मुझ पर गरजे में बरसने का बहाना ढूंढते हैं। कौन सा मैं उनको जाकर मनाती तो मान जाते, उल्टा एटीट्यूड दिखाते। ये कहकर मैं खुद को तसल्ली देकर डिटाइज के साथ फिल्म देखती रही। आप किससे बात कर रहे हैं? इतना हंस हंस के मैं पढ़ना चाहती थी, मगर उनके चेहरे पर बार बार फैलती मुस्कान मुझे शक में डाल रही थी। आखिरकार मैंने अपनी जगह से ज़रा उठकर उनके सेल में झांकते हुए पूछ लिया, एक्सक्यूज़ मी। वो काफ़ी हैरत से मुझे देख कर बोले। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं भी उनसे पूछताछ कर सकती हूँ जैसे वो मुझसे करते हैं। मैंने पूछा, किससे बात करें आप? पहले तो उनके रफ्तार निगाह ने मुझे नर्वस कर दिया, मगर अगले ही लम्हे में अपने वजूद पर
मैं हिम्मत जमा कर बड़े भरम से इस्तफसार करने लगी। खर्चिन, शायद आप भूल गई हैं उस वक्त आप मेरी स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ मेरी माँ बनने की कोशिश ना करें। वो बर्फ़ की तरह सर्द लहजे एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर गोया हुई। उन्हें सख्त नागवार गुजरता मेरा उनसे सवाल करना। मुझे नहीं पढ़ना ऐसे ऐसे सर से जो हर वक्त अपने सेल में लगे रहते हैं, जिनके पास अपने स्टूडेंट पर ध्यान देने का वक्त भी नहीं होता। मैं खफगी से कहती हुई अपना सारा सामान समेटकर बैग में डालने लगी। ठीक है, कल से आने की ज़रूरत नहीं है। वो लापरवाही से कहकर मुझे कुराते हुए उठकर चले गए। मुझे भी बहुत गुस्सा आया उन पर। अब मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि उनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं। एक हफ्ते तक मैं बेजिद्द रही कि उनके पास ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अहमद बेटा, जुनैद आया है। मैं अपने कमरे में थी जब मुझे अम्मी की आवाज़ आई। मुझे क्यों बता रही हैं? मैंने सीढ़ियों के पास आकर मुंह बसोते अम्मी से कहा, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाने आया है। अम्मी का जवाब मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं थी, क्योंकि हर बार यही होता था। जब भी मैं ट्यूशन जाना छोड़ती, वो खड़ूस अंकल मेरे घर में ही धरना देकर बैठ जाते और मुझे मजबूरन उनसे पढ़ना पड़ता। उनसे बोले अपने घर जाएं, मुझे नहीं पढ़ना उनसे। मैंने दांस्ता तौर पर बुलंद आवाज़ में कहा ताकि उनके कानों तक मेरी आवाज़ जाए। बेटा, गलत बात है, फ़ौरन पढ़ने आओ। अम्मी नरमी से आर्डर जारी करके वहाँ से चली गई। एक तो मैं ये बात समझ से कासिर थी कि खड़ूस बंदा मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। खड़ूस अंकल क्या मिलेगा मुझे पढ़ा लिखा के? मैं पाँव ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटकती वहाँ ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। चलो किताबें निकालो, उन्होंने निहायत नरमी से कहा। मैं मजलूम, मेरी क्या मजाल की मुखालफत करूं। चुपचाप मुंह बसूरे बुक्स खोली, मगर उस दिन के बाद से मैंने कभी उनके हाथ में पढ़ाते वक्त सेल नहीं देखा। मुझे उनके रद्दमल पर बहुत खुशी हुई और उम्मीद भी कि उस खड़ूस बंदे के दिल में शायद मेरे लिए थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी, ज़रा बराबर नहीं, शायद उससे भी कम मगर अहमियत व जगह है। वाह, क्या हैंडसम बंदा है। मेरी एक फ्रेंड ने फिदा लहजे में कहते ही हम सब ने मुंह उठाकर रेस्टोरेंट की दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से वो हैंडसम लड़का एंटर हो रहा था। मैंने पानी का गिलास मुझसे लगाया हुआ था। वाकई यार, क्या पप्पू बच्चा है, मेरी दूसरी सहेली ने जैसे ठंडी आह भर कर कहा। मुझे लगा मेरा पानी मुंह में ही अटक गया, क्योंकि वो एंटर होने वाला पप्पू बच्चा मेरा ही था। ये खड़ूस अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? उस वक्त मैं आज इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास की छुट्टी मारकर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट पार्टी कर रही थी। मेरी सारी सहेलियाँ मेरे जैसे मजाक की थी, इसलिए हमारी बोलचाल निहायत गंदी थी। मैंने गड़बड़ा कर कहा और तेज़ी से मेन्यू कार्ड मुंह के आगे रख कर बैठ गई। वैसे यार इस तरह के हैंडसम पीस पाए कहाँ जाते हैं? हमें तो मिलते ही नहीं। मेरे बराबर वाली मुंह बसूर के जिन्हें भाई को देखकर हंसते बोली। मेरी सहेलियों का पूरा ग्रुप जिन्हें भाई को सरता पाँव उतारने में मगन था। वो लाइट पिंक शर्ट पर सफ़ेद पेंट कोट सेतन किए हुए थे। एक हाथ की कलाई में आदत के मुताबिक घड़ी बंधी थी। वो कोई खास तैयार नहीं हुए थे, मगर फिर भी क़यामत ढा रहे थे। वो यकीनन किसी मीटिंग के सिलसिले में वहाँ आए हुए थे। थोड़ी देर तक वो वहाँ अकेले बैठे अपना आईपैड चलाते रहे। एक बात तो मैं भी मानती थी कि वो जितने खूबसूरत जुनैद भाई सफ़ेद रंग में लगते हैं, इतना दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं लग सकता। मुझे एक बात ने बड़ा हैरान किया, वो था उनका आस पास उठती सताई की निगाह इग्नोर करना। क्या उन्हें महसूस नहीं हो रहा था कि वहाँ मौजूद बहुत सी लड़कियों की निगाह का वो मरकज़ बने हुए हैं? क्या वाकई वो सही शापी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दूसरी लड़की की जानिब निगाह तक नहीं उठाते? न जाने क्यों उन ख्यालात ने मुझे शदीद अफसरदा कर दिया। मुझे सैर शापी के हर बार किए जाने वाले दावे का मेरी गूंजते हुए सुनाई दिए। ओह हेलो, दिल ना दे बेटा उस हैंडसम को। मेरी निगाहें बाजार उन पर टिकी थी, दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। मेरी बराबर वाली लड़की ने आंखों के आगे चुटकी बजाकर मुझे छेड़ते हुए कहा, दिल, अगर मैं उन्हें देना भी चाहूँ तो कौन सा वो लेंगे? मैं उसका जुमला सुन पहले उदासी से मुस्कुरा दी, फिर मैंने कह दिया जो मेरे दिल में आया, बगैर के कुछ सोचे समझे। 2-3 सानियों के बाद मैंने अपने सर को झटका कि क्या बकवास कर रही हूँ। मैं कब से उनके लिए जज्बात रखने लगी? मेरे जुमले ने मेरी सारी सहेलियों को चंद सानियों के लिए शॉकेट में डाला, क्योंकि ये पहली बार था कि मैं किसी लड़के में अपना इंटरेस्ट शो कर रही थी। क्या हो गया अमन, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? फ़ौरन ही मेरी सहेली ने जब परेशान होकर पूछा, नहीं कुछ नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। कभी कभार मुझे शदीद उदासी व अफसरदगी के दौरे पड़ते थे। ये उन्हीं में से एक दौरा था। मैं लापरवाही से बैग कंधे पर टांगते हुए बाहर की जानब चल दी। वो सब भी मेरे पीछे चल पड़ी।
अभी मैं टैक्सी रोकने की नीयत से आगे रोड की जाने बढ़ रही थी कि मुझे अपना हाथ किसी अनजानी मगर मजबूत गिरफ्त महसूस हुआ। ओह नो! मैं बगैर के जानती थी वो गिरफ्त करने वाला हाथ मेरे खड़ूस अंकल का था। खर्चन, ये वक्त तो तुम्हारी लैंग्वेज की क्लास का है ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें मीच लेता है, उस तरह मैं भी सर झुकाकर आंखें मीच कर खड़ी हो गई। उनके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कमबख्त, उस उदासी की तोड़े ने मरवा दिया। अब सारी दोस्तों के सामने जलील होना पड़ेगा। मैंने अभी तक नजर उठाकर उनकी जान नहीं देखा था, लेकिन मैं इमेजिन कर सकती थी कि उस वक्त उनका चेहरा लाल पीला हो रहा होगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ खर्चिन तुमसे, वो मजीद कुसीली आवाज़ में अपना जवाब तलब करने लगे। कम अज़ कम बंदा बाहर तो दोस्तों के सामने इज्जत रख लेता है, जब देखो खर्चिन खर्चिन बोलते रहते हैं। मैं दिली तुल में करती रही। मेरी आवाज़ आ रही है मोहतरमा? क्या कानों के पर्दों पर भी अकल की तरह ताले लगा लिए हैं? एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोले तो उस बार गलेजा मजीद सख्त था। वो आज सर नहीं आए थे तो हम सारे दोस्त पार्टी करने आ गए। मैंने अब दुनिया का जहाँ की मौसम सजाए अपने चेहरे पर बड़ी सफाई से झूठ कहा। अच्छा, शायद उन्हें यकीन आ गया था मेरे झूठ पर, इसलिए अगला जवाब धीमे लहजे में आया। चलो मेरे साथ। वो हाथ पकड़ मुझे वापस ले जाने लगी। उसी वक्त मैंने अपनी सारी सहेलियों के चेहरों पर हैरत उलझन नुमाया झलकती देखी। मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर ही जा रही हूँ। मेरे हाथ छुड़ाने के लिए हल्की सी कोशिश करते हुए उन्हें बताया, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मीटिंग से फ्री हो जाऊँगा तो तुम्हारे साथ सेंटर चलूँगा। क्या? पर क्यों? मेरे साथ सेंटर जाने वाले हैं। ये सुनकर ही मुझे अपनी आंखों के आगे अपनी शामत नाचती हुई नजर आने लगी। मैंने तेज़ी से तजाजन उनके चेहरे पर नज़र टिकाए हुए पूछा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर तुम्हारे सेंटर की फीस इसलिए नहीं भरता कि तुम्हारे दिन छुट्टी पर चले जाएं और तुम पार्टियां करती फिरो। वो खासा चिताते हुए खोया हुए। तो ना भरे, वैसे भी किसने क्या क्या हाथ जोड़े हैं? आप ही को शौक चढ़ा है मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराने का। मैं हल्के से मुंह बसूरते हुए बड़बड़ाई, खचिन मुझे सारी आवाज़ें आ रही। कहा जाना नज़रों से घूरते हुए बोले। मैं उनके साथ बच्चों की तरह बैठी, कभी टाइम देखती तो कभी टेबल पर मुँह झुकाकर अपनी कफ्त का इजहार करती। अच्छी सज़ा मिली थी मुझे नन्ही जान को पार्टी करने की। जुनैद भाई और उनके सामने मौजूद एक सूट बूट टाई में मलबूस गंजी अंकल मुसलसल अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातें किए जा रहे थे, जो मेरे सर के ऊपर से फ्लाई कर रही थी। फिर अचानक गंजे अंकल ने मुझे देखकर कुछ अंग्रेज़ी में पूछा। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान की सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे उर्दू ज़ुबान से वाल है ना मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ी की जानिब से मेरे लिए अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल बोंगी बनकर उनके चेहरे को एक्सप्रेशन सवाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी। उस लम्हे मुझे शदीद शर्मिंदगी हुई थी, इंग्लिश लैंग्वेज से वापसी ना होने के सबब। मेरी जगह मुस्कुराते हुए जुनैद भाई ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में जवाब दिया। उस दिन से मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस पर ख़ास तवज्जो देना शुरू कर दिया। हमारा पूरा खाना आज पहली बार एक साथ पिकनिक पर जा रहा था। मैं उससे पहले कभी खिंचा झील नहीं गई थी। मैं खिड़की वाली की सीट पर बैठकर बाहर खानदान के लड़कों को बस के ऊपर सामान रखते हुआ देख रही थी। मुझे 2 दिन से बुखार रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल भी पुरजोश नहीं थी। फिर अचानक मुझे अपने बराबर में कोई शख्स बैठता हुआ महसूस हुआ। जब मैंने हल्का सा मुंह मोड़कर अपने बराबर सी में बैठने वाले शख्स को देखा तो अपने एक लम्हे के लिए मेरी नज़रें ठहर गई। वो काले रंग की पैंट और उस पर डार्क लाल रंग की टी शर्ट पहने, आंखों पर धूप का काला चश्मा लगाए, हाथ की कलाई में हाथ के मुताबिक घड़ी और दूसरे हाथ में थैल पकड़े मुस्कुराते हुए चेक मुझे ही देख रहे थे। बुखार उतरा? उन्होंने मेरी आंखों में उठने वाली सताई की मुकम्मल इग्नोर करते हुए पेशानी पर हाथ रखकर फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं, अभी दवाई पी है तो उतर गया है, सिर्फ दवाइयों से उतर रहा है। मेरे होंठ बुखार के सबब बिल्कुल खुश्क रह रहे थे। उन पर हल्की सी सफ़ेदी झलक रही थी। मेरी आँखें भी लाल हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। चलो, कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। उन्होंने नरमी से मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, फिर अपने सेल में मगन हो गए। वो बहुत कम ही टी शर्ट पहनते थे। धूप में उनके कोरे हाथ अलग ही चमक रहे थे। मैं बड़ी फुर्सत से सीट से टेक लगाए उन्हें ही तकती रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना चश्मा उतारकर अपनी टी शर्ट पर लगा लिया। उस लम्हे मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि वाकई एक एटम पीस है, बहुत खूबसूरत। अगर थोड़ा सा गुस्सा कम कर लें तो शायद मैं भी फिदा हो जाऊँ उन पर। फिर अचानक ध्यान में थरी आप ही का ख्याल आ गया। तुम जो इतने प्यारे हो, बाहर में जाओ, कौन सा हमारे हो? यमुना बड़बड़ाती मैं खफी से मुँह मोड़कर खिड़की की बाहर की जानब देखने लगी। चलो जुनैद, हमारे साथ खिंचा झील वाकई बहुत प्यारी जगह है। सब कुछ ठहर हुआ है वहाँ, ठंडी हवाएं रूह जिस्म तरोताज़ा कर रही थी। ऊपर से सामने हद निगाह तक नजर आने वाला साफ पानी। वहाँ पहुँचने के बाद मैं झील के किनारे खड़ी हो गई।
जुनैद भाई मेरे साथ ही खड़े थे। अमाद भाई ने उन्हें बहुत अपने साथ पानी में चलने की दावत दी। नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और किनारे पर एक कुर्सी लगाकर बैठ गए। सब उन्हें बार बार बुला रहे थे लेकिन वो मेरे साथ ही रहे। उन्होंने लफ्ज़ी तौर नहीं कहा था किसी से कि वो वहाँ मेरे लिए खड़े हैं या मेरा ख्याल रख रहे हैं, मगर फिर भी मैं दिली तौर पर बहुत खुश थी। सारी चाबी बहाने से वहाँ कर उनके पास खड़ी हो गई। उनके आते ही मेरा खून जल गया था। मैं पाँव भटकती वहाँ से आमना आपी के पास जाकर खड़ी हो गई। आमना आपी की खुशी खबर थी, इसलिए वो भी हमसे थोड़े फासले पर कुर्सी लगाए बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आमना आपी के सवाल पर मैं उदास से मुस्कुरा दी। पागल तो नहीं हो तुम क्यों सैरिश आपी को अपना हक छीने दे रही हो? आमना आपी मुझे डांटने लगी, लेकिन उस डांट में मोहब्बत का आंसर बहुत नुमाया था। मेरा हक? ये भाई मेरे कब से हो गए? वो तो शुरू से ही आप ही के हैं, बल्कि मैं उन दोनों के दरमियान आई हूँ, तभी तो आप ही मुझे चुड़ैल कहती हैं। मैंने अफसरदगी से जवाब दिया। सिर्फ मेरा दिल जानता था मुझे कितनी अजियत होती है आप ही के मुझे चुड़ैल कहकर मुखातिब करने पर। ऐमन होश की नाक लो, जुनैद तुम्हारा मंगेतर और ये बात पूरा खानदान जानते हैं। आप ही तो अपनी जलन में तुम्हारी खुशियाँ जला रही हैं, मगर बेवकूफ़ तुम किस खुशी में अपनी ज़िंदगी तबाह करने की इजाज़त दे रही हो उन्हें। सबको नज़र आता है वो क्या कर रही हैं। वो सिर्फ तुमसे छीन रही है जुनैद को। उनकी प्लानिंग तो शुरू से यही है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो ऐमन तेरा भी नहीं होने दूँगी। वो मुझे समझा रही थी। मेरी आँखों में आंसू तैरने लगे। अभी वापस जाकर खड़ी हो वहाँ और आप ही की तरह याद दिलाओ कि उनका एक दफ्तर मौजूद है। यहाँ जितनी बातें करनी है उनके पास जाकर करें। आप ही कहते मैं भीगी बिल्ली की तरह मुँह बना कर चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। आप ही आपको आपके हस्बैंड याद कर रहे हैं। मैं नहीं जानती क्यों, मगर आप ही का खौफ मेरे दिल में आज भी शरारत करता था। अगर आमना भी मेरे अंदर की ज़रूरत को जितना जगाती तो मैं कभी भी उनके सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें उनका सही मकाम याद न दिला पाती। मैंने खास सा जताते हुए आंखों में डाल कहा था कि वो थोड़ी शर्म करें और अपने ईश्वर के पास जाएं। सच कहूँ तो हाथ पांव लरस रहे थे मेरे, मगर मैंने अपने खौफ को उन पर आया नहीं होने दिया। सैरिश आपी मेरी बात सुनकर भी अनसुनी किए बेशर्मी से खड़ी रही। पाँव थक जाएंगे तुम्हारे, चलो अब बैठ जाओ। जुनैद भाई मेरे लिए कुर्सी लाए थे, मगर मैंने मना कर दिया। ये कहकर के पूरे रात से बैठ कर ही तो आई हूँ, अभी भी नहीं बैठ रही। उस बार वो खड़े होकर ज़रा सख्ती से मुझे बैठने कहने लगे। उफ, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए तुम्हारे होंठ। जुनैद भाई अचानक मेरे चेहरे के करीब आकर फ़िक्रमंद लहजे में गोया हुए। हाँ, बुखार की वजह से, मैंने धीमे से जवाब दिया। सैरिश लिप ग्लो है तुम्हारे पास या लिपस्टिक? जुनैद भाई के पूछते ही वो अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर मुस्कुराते उनकी जानिब बढ़ाने लगी। थोड़ी सी लगा लो, उन्होंने लिपस्टिक मुझे देते हुए कहा। लिपस्टिक भी ठीक तरह लगा नहीं आती तुम्हें? तो उस वक्त मैं शीशा कहाँ से लाती? अंदाजे से होंठ पर लिपस्टिक फेर ली। मैंने लगाते ही सैरिश आपी मुँह फाड़ कर मज़ाक के अंदाज में बोली, लाओ मैं ठीक है। तो मुझे तो लगा था अब जुनैद भाई उनकी बात की तायद करेंगे, फिर दोनों मिलकर मेरी मजाक उड़ाएंगे, मगर मेरी तौक़ीद के बिल्कुल उलट अमल किया था। जुनैद भाई ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरे होठों से नीचे फैली लिपस्टिक नरमी से साफ करने लगे। उनके छूते ही मेरे पूरे जिस्म का बगी की तरह रूह की तरह फैला। मैं सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैंने आप ही की जानिब देखा, जिनकी नज़रें हम दोनों पर टिकी हुई थी। उनकी आंखें आग की शोले उगल रही थी। अब ठीक है, जुनैद भाई ने रुमाल अपनी जेब में रखते हुए कहा। मेरे साथ थोड़ा भाग कर ले। मेरा आप ही अपने बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। शायद खड़ूस अंकल की मसाज में नरमी तभी नासाज होने के सबब थी, इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते मैंने लचकदार अंदाज में कहा। उन्होंने एक गहरी सांस हवा में खारिज की, फिर एक हाथ अपने पैंट की जेब में डाले बगैर कुछ कहे आगे की जानिब चलने लगे। मैं मुस्कुराते हुए एक बार सैरिश आपी की जानिब फातिहाना निगाह से देखा, फिर तेज़ी से जुनैद भाई के पीछे चल दी। हम दोनों गीली मिट्टी पर एक साथ कदम रखे रहे थे। वो हर बार की तरह खामोश मगर आज मुझे उनकी खामोशी भी अच्छी लग रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी थी कि सामने जुनैद भाई की बाइक आकर रुकी। उनके पीछे पीछे मुझे अजनबी शख्स दिखाई दिया। फिर मेरी आंखें हैरत खौफ से पहली, क्योंकि जुनैद भाई कन तान दी नहीं क्योंकि उसने जुनैद भाई पर कन तान दी थी। मेरे सर पर उस लम्हे खून सवार हो गया था कि अगर उस कमीने ने मेरे पर गन तानी कैसे? मैं जुनूनी अंदाज में भागते हुए नीचे आई। उस वक्त अगर मुझे छेड़ी मिल जाती तो शक्तियाँ मैं सारे कंजर को वहीं काट डालती, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी। मुझे जल्दबाज़ी में कुछ ना मिला कि गैराज में रखी थी नजर आई। मैंने उस वक्त उसे करनी में जाना और चल पड़ी। उसका मेरी जान लेने पूरी जान के साथ
पीछे से उसके सर पर वार किया। अगले ही लम्हे ज़मीन पर तड़प रहा था। मैं तो अभी उसे मारने वाली थी कि जिन्हें भाई मुझ पर चीखना शुरू किया। मुझे उस वक्त से गुस्सा आया था जितना पहले कभी नहीं आया उन पर, और सोच कर भी कैसे सकते थे क्यों मैं कुछ ना करूं। इधर शरीफा बन हाथ पर हाथ धरे मदद की पुकार लगाती रहूं। साफ बातें बंदी तेरा सरफरी सी हूँ मैं, कोई नहीं करो भी मारे तो जान से मार दूँ उन्हें। उससे मेरा दिल चाह उनसे पूछूं अगर मेरी जगह वो होते तो क्या वो भी वो क्या करते कि जगह जगह मदद की पुकार लगाते फिर या डायरेक्ट मुझे बचाने आते। मुझे पहली बार एहसास हुआ था आज कितनी अहमियत है उनकी मेरी ज़िंदगी में, क्या उन मकाम है उनका, उसके साथ तक पागल हूँ मैं उनके पीछे। मुझे अब खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि क्यों एहसास मेरे दिल में खड़े हो मैं खड़े उस अंकल के हैं जिन्हें मेरे ज़रा बराबर परवाह नहीं मेरी इज्जत नफ्स का ख्याल, वरना उस तरफ पूरी गली में सामने मुझे पर चीख ना रहे होते। उन्होंने तो ये तक नहीं देखा कि नंगे पाँव आई थी मैं भागते हुए। गली में कोई शाही काली नहीं बिछाता मेरे लिए। मेरे पाँव जख्मी हो गए थे मगर उन्हें क्या, उन्होंने तो बस सीखना आता है। पता नहीं इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आई थी उन्हें कि अब मैं बची नहीं रही। मेरी भी इज्जत व नफ्स है, वो मुझ उस तरह सबके सामने नहीं कर सकते। गलती हो गई जो आपकी मदद करनी चले। ये पहली बात है जो मैंने उन्हें पलट कर जवाब दिया था। मैंने एक लफ्ज़ जब का आखिर में जोर डाला तो उसका मेरे पेट पर टिका कर फिर भरी आंखों के साथ घर वापस आ गया। ये दिल भी ना पागल है साला, पता नहीं क्यों उसको शर्मिंदा मनाने आएंगी। न जाने क्यों उम्मीद बंधी थी कि उनसे कि मेरी नाराज़ की उम्मीद थी कि उन्होंने तो बजाय मनाने को उल्टा बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। संग दिल खड़ूस अंकल खुदा ऐसा मांगता था जिसमें को भी ना दे। मैं हर वक्त करते हुए बोल पाती जब तुम इंटरेस्ट नहीं रखते तो उस ज़बरदस्ती की मांगने का क्या फ़ायदा। मेरी मानो तोड़ दो बचाए उसके बाद में उनकी जानब से टूटे ताने बड़े अबू का बेटा प्लस मेरा बचपन का साथी उनके थे। अब एटम बम एक दो साल मेरा दिमाग उड़ गया। साले बकवास बनकर उन्हें मुँह तोड़ गई। तेरा शक्ल अच्छी ना हो बात ही अच्छी कर लेता है। मैं उस पर उसके सर पर पास एक मोटी सी बुक मारते हुए पकड़ कर बोली शक्ल भी अच्छी है और बात भी ठीक करा। उम्र भर के रोने से 2 दिन का रोना अच्छा है। सबको नज़र आता है। तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों तुझे नज़र नहीं आता। वो झिंझलाते हुए गोया हुआ क्योंकि शायद वो मैं देखना ही नहीं चाहती। और मैं खुश हूँ। मैं अम्मी अबू को सरिश आपी की तरह परेशान नहीं करना चाहती कि उन्होंने मेरे लिए कोई गलत फैसला किया। और एक खड़ूस अंकल की बात तो मुझे यकीन है अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर होगा। एक दिन वो खड़ूस मेरा ज़रूर होगा। मैंने चिराग से आंखें मारते हुए कहा पता नहीं चाचा जान सब देखकर भी आंखें मुद्दे क्यों बैठे हैं। वो गुस्से से बोला बस कर यार, क्यों हल्कान हुआ जा रहा मेरे काम में। मैंने उसका चेहरा देखा जिस पर फकर का आंसर शिद्दत से झलक रहा था। मैं उसके कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए मज़े अंदाज में गोया हुई। मुझे इल्म था कि दानिश अपनी जगह तो बिल्कुल दुरुस्त थे। सिर्फ उसे नहीं अम्मी अबू और बड़े भाई को भी जुनैद भाई की जानब से लापरवाही बेरगबती का मुजाहरा फकर में मुतला करता था। मैंने उनके पास ट्यूशन जाना छोड़ दिया था अपनी गुस्से व नाम में, जो शायद मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं 2 हफ्तों तक उनका इंतज़ार करती रही मगर वो मुझे पढ़ाने मेरे घर नहीं आए। नाराज़गी कितनी शदीद क्यों ना हो राब्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए वरना इंसान बाद में बहुत पछताता है। और जी मेरे साथ हुआ जारी है।